हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आशा रखती हूँ सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये समय है आप लोगों के लिए है बहुत ही, ये कहती हूँ कि ऐसा समय है जिसके अंदर आपको सब कुछ त्याग कर केवल पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो आप लोगों को केवल पढ़ाई करनी है। इस समय थोड़ा सा समय आपका बचा हुआ है एग्ज़ाम में और इस समय को हमें सार्थक बनाना है। जितनी तैयारी आप लोगों ने की है एक बार सबका रिवीजन कर दें। कहना चाहूँगी कि इस समय आपको किसी भी प्रकार की अन्य बुक या नई तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपने तैयार किया है मैटर उसी का रिवीजन आप लोग करें। बाहर से पढ़ना बंद कर दें, नई जानकारी लेना बंद कर दें। इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका तैयार किया हुआ मैटर है उसी का रिवीजन करना है और उसको इतना स्ट्रोंग कर लें कि उसमें से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो। चलिएगा, कुछ साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन हैं। विकल्प है जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंदुलारे वाजपेयी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, मुकुटधर पांडे। आप सभी जानते हो कि मुकुटधर पांडे ने प्रथम बार या पहली बार सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग किया था और छायावाद पर पहला लेख लिखने वाले भी मुकुटधर पांडे थे, जिन्होंने 1920 में हिंदी में छायावाद रचना थी इनकी। हिंदी में छायावाद ये लेख लिखा था। ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था और इस लेख में सबसे पहले उन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1920 में ही सुशील नामक राइटर ने सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद नाम से ही लेख लिखा। 1920 में ही पत्रिका पूछ ली जाती है कई बार। जो पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका जो थी उसमें पहली बार छायावाद का प्रयोग करते हुए जो लेख लिखा गया वो किसका था, सुशील का था। लेकिन सर्वप्रथम हिंदी में छायावाद लेख सर्वप्रथम किसका था, मुकुटधर पांडे के द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो ये हमें ध्यान रखना, अगर सरस्वती पत्रिका में पूछे तो किसका था, सुशील का था। और अगर केवल ये पूछे कि हिंदी में छायावाद लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया तो मुकुटधर पांडे आंसर हो जाएगा 1920 में। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन स्थूल इतिवर्त्यात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप किसका उदय हुआ। 2 क्वेश्चन यहाँ क्लियर कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इतिवर्त्यात्मकता जो है वो किसकी विशेषता है। इतिवर्त्यात्मकता किस युग की विशेषता है, तो इतिवर्त्यात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। और इतिवर्त्यात्मकता के कारण ही द्विवेदी युग का क्या हुआ, ह्रास हुआ। और जब इसका ह्रास हुआ तो कौन से युग का उदय हुआ ये हमसे पूछा है। विकल्प है भारतेंदु युग, छायावाद, प्रयोगवाद या प्रगतिवाद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, छायावाद। आप जानते हो कि द्विवेदी युग के बाद कौन आया था, छायावाद आ गया। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह हरियोध द्वारा रचित खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। विकल्प है प्रिय प्रवास, अनूठी बेगम, प्रणयिनी प्रणय, जासूस की भूल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए। सभी जानते हो कि अयोध्या सिंह हरियोध का जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है, प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास की रचना कब की गई थी, 1914 ईस्वी में की गई थी। प्रिय प्रवास में सर्ग भी बहुत बार पूछ लेता है हमसे, कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। और इसके अंदर वर्णन किसका होता है, तो प्रिय प्रवास के अंदर वर्णन आता है श्री कृष्ण जो भगवान थे, कृष्ण भगवान का
जन्म से लेकर और उसका मथुरा गमन तक का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो जो गोपियाँ हैं वो गोपियों का संवाद प्रिय प्रवास में दिया गया है और वो कृष्ण के जन्म से लेकर और कृष्ण के मथुरा गमन तक का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो यह एक क्या है, प्रबंध काव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, छायावादी कविता में स्वाधीनता की चेतना किस रूप में मिलती है? विकल्प दिया गया है, स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणा, भारत के अतीत गौरव के प्रति निष्ठा का प्रश्न, ए और बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं कि स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणा से भी मिली और अतीत गौरव की प्रति निष्ठा के प्रश्न या निष्ठा के भाव रखने से भी प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन को हिंदी काव्य की परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विकल्प है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का, प्रणय मूलक व्यक्ति के गीत काव्य का, प्रेम और मस्ती का या हालावाद का। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा क्या? डी, हालावाद। हरिवंश राय जो बच्चन हैं वो हालावाद के जनक माने जाते हैं और हालावाद मुख्य रूप से 1933 से और 1936 के अंतर्गत थोड़े से समय में एक वाद आया था जिसके प्रवर्तक कौन थे? बच्चन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी किस काव्य रचना में नारी शोषण का वर्णन किया है? विकल्प है कुकुरमुक्ता, वह तोड़ती पत्थर, अर्चना, आराधना। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा बी, वह तोड़ती पत्थर। निराला जी की जो वह तोड़ती पत्थर है इसके अंदर नारी शोषण का वर्णन किया गया है और वह तोड़ती पत्थर जो है ये अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, तो ये अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। बाकी जिसने पेड क्लास ले रखी है उनको सभी जो काव्य संग्रह है उनके अंदर आने वाली कविताएं लिखवा रखी हैं कि अनामिका में कौन कौन सी कविताएं आती हैं और जितने भी इनके काव्य संग्रह उनमें आने वाली कविताएं सभी को कोड से याद करवा रखी होंगी। अनामिका की शायद आपको याद आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन है, निराला ने अपनी प्रसिद्ध रचना कुकुरमुक्ता में गुलाब के फूल को किसका प्रतीक माना है? विकल्प दिया गया है शोषक वर्ग का, शोषित वर्ग का, जनसाधारण का या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, शोषित वर्ग का। गुलाब को किसका माना है? गुलाब पूछा है ना, तो गुलाब का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गुलाब का आंसर हो जाएगा ए, शोषक वर्ग। गुलाब को शोषक वर्ग का प्रतीक माना और कुकुरमुक्ता को किसका? शोषित वर्ग का प्रतीक माना है। सुनी होगी जो कुकुरमुक्ता की पहली लाइन कहती है, अबे सुन बे गुलाब, है ना। तो जो गुलाब है वो किसका है? शोषक वर्ग का है कि तुमने मिट्टी का रस चूसा है इसलिए तेरे अंदर जो है वो ये कहें कि गुलाबी रंग आ गया है, तेरे अंदर जो है वो जोश दिखाई दे रहा है। यानी जो शोषक वर्ग है वो शोषक वर्ग शोषित वर्ग का शोषण करता है इसीलिए इठलाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कुकुरमुक्ता किसका प्रतीक है? तो शोषित वर्ग का है और गुलाब किसका प्रतीक है? तो शोषक वर्ग का प्रतीक है। ये जो कुकुरमुक्ता है, ये कुकुरमुक्ता का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1942 माना जाता है। बहुत बार पूछ लिया जाता है हमसे। और ये किस प्रकार की कविता है, किस प्रकार का काव्य संग्रह है आपका? एक जो कुकुरमुक्ता है ये मार्क्सवादी या प्रगतिवादी कविता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के काव्य की भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं? विकल्प है प्रतीकात्मक भाषा, चित्रात्मक भाषा, गीतात्मक भाषा या उपरोक्त में सभी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
जयशंकर प्रसाद पूछा दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। जयशंकर प्रसाद प्रतीकात्मक भाषा भी है काव्य की, चित्रात्मक भाषा भी है और गीतात्मक भाषा भी है। तीनों ही भाषाएं पाई जाती हैं किसकी? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के लिए 1969 में, 1968 है ये, 9 नहीं है, 1968 कर लीजिएगा इसको, ये 1968 है। 1968 में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत की किस रचना के लिए दिया गया था? विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा सी, चितंबरा पर। चितंबरा पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कला और बूढ़े चांद पर क्या मिला था? कमेंट करके आपको बताना है। लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार मिला आपको बताना है। सभी आपको अच्छे से करवा रखे हैं। देखिए, चितंबरा से हमने बनाया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आपको याद करवाए थे, लेकिन साथ साथ थोड़े से कवियों के साथ भी कोड मिलाते हुए आपको याद करवा दिया था। ये बहुत चतुर होता है, और चतुर कौन होता है? आपका ज्ञानी होता है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चितंबरा पर, है ना। कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी मिला था। लोकायतन पर कौन सा मिला था? नेहरू पुरस्कार मिला था। तो ये सभी जो है ये आपको अच्छे से करवा रखे। कला और बूढ़ा चांद है, तो देखो कला और बूढ़ा चांद, बूढ़ा इतिहास की बातें होती है ना, तो इतिहास, तो कौन सा मिला था? साहित्य की बातें होती हैं, तो साहित्य अकादमी मिल गया था इस पर। लोकायतन पर, अब लोग किसको पसंद करते हैं? नेहरू जी को, तो ये इस पर नेहरू पुरस्कार मिल गया था। तो इस तरह से सभी आपको याद करवा रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया है? विकल्प है चांद, साहित्यकार, यामा या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, महादेवी वर्मा कैसी थी? चांद के जैसी थी। करवाया था ना कोड से आपको कि महादेवी वर्मा चांद के जैसी दिखाई देती है, जबकि जयशंकर प्रसाद हंस के जैसे दिखाई देते हैं। तो ये सभी हमने किया था। तो देखिएगा, चांद किसकी है? महादेवी वर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका थी। और इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1920 में किया गया था। कहाँ से निकलती थी यह? प्रयाग से निकलती थी। और किस प्रकार की पत्रिका थी यह? साप्ताहिक। सारी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, तो पत्रिकाएं मैंने सभी आपको करवा रखी हैं। जो भी नया है उससे कहना चाहते हैं, जिसने पेड क्लासेज नहीं ली है और वीडियो देख रहा है, तो अवश्य पत्रिकाएं कर लीजिएगा। नेट में एक क्वेश्चन डेफिनेट यहाँ से पूछा जाता है। तो जितनी भी मूल पत्रिकाएं हैं, उनका प्रकाशन वर्ष, उनका प्रकाशन स्थान और उनका प्रकार अवश्य कर लीजिएगा। उसके बाद है, महादेवी वर्मा की कविताओं में किस प्रकार की भावनाओं की प्रधानता रही है? विकल्प है रहस्यवाद, अनुभूतिवाद, साक्षात्वाद या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रहस्यवाद। महादेवी वर्मा, आप जानते हो कौन सी भावना की प्रधानता रही? रहस्यवाद की। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की काव्य रचना का स्वरूप क्या है? चित्रात्मक, भावात्मक, गीतात्मकता या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गीतात्मकता। इसमें मूल स्वरूप बताया है कि मूल स्वरूप काव्य रचना का स्वरूप कैसा है, तो कैसा है? गीतात्मकता है। महादेवी वर्मा के काव्य रचना का स्वरूप गीतात्मकता है। महादेवी वर्मा के गीत आते हैं, गीतों की संख्या भी जस्ट आगे क्वेश्चन में दी गई है। तो इसके जो रचना का स्वरूप है वो गीतात्मकता है। लेकिन अगर जयशंकर प्रसाद की पूछे जाए तो चित्रात्मक, भावात्मक और गीतात्मक तीनों ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यामा से लेकर अंतिम कृति दीप शिखा में महादेवी के गीतों की संख्या कितनी है? विकल्प है 234, 236, 238 या 239। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। यामा से लेकर दीप शिखा तक गीतों की संख्या कितनी है? 236 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है? उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? विकल्प है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए, महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। अगली है वेदना ने जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु चुनौती रात। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? विकल्प दिया जा रहा है अयोध्या सिंह हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु चुनौती रात। ये पंक्तियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। किस कवि की हैं? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, महादेवी वर्मा। किसकी पंक्तियाँ हैं ये? महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है सिखा दो ने मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान, कुसुम से चुने कटोरे से कारा दो ने कुछ कुछ मधुयान। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? विकल्प दिया गया है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। किसकी हो जाएंगी? सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतरे नहीं चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केश कलाप, मधुर मंथन मृदु मौन। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? विकल्प दिया जा रहा है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र या नागार्जुन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सुमित्रा नंदन पंत की हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कविता थी संध्या के बाद। किससे ली गई हैं? आपकी संध्या के बाद से। दिख रहा है आप लोगों को? इसमें साफ दिखाई देता है कि व्योम कहो तुम रूपसी कौन हो, व्योम से उतरे नहीं चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप। किसकी हैं? संध्या के बाद से ली गई है। किसकी थी? सुमित्रा नंदन पंत की कविता थी। अगला क्वेश्चन है अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गई पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कपिलिष्ट। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की कौन सी रचना से ली गई हैं? दोनों आपको देना है। विकल्प है नए पत्ते, कुकुरमुक्ता, अणिमा या सरोज स्मृति। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी जानते हैं किससे? कुकुरमुक्ता से ली गई है। किसकी कविता थी कुकुरमुक्ता? आपके निराला जी की कविता थी कुकुरमुक्ता, और प्रगतिवादी कविता थी और वहाँ से ली गई हैं ये पंक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है पश्चिम नभ में हूँ रहा देख उज्ज्वल, अमंद नक्षत्र एक, अकलुष अनिग्ध नक्षत्र एक, जो मूर्तिमान ज्योतित विवेक। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत की किस काव्य रचना से ली गई हैं? विकल्प है एक तारा, वाणी, ताज या पथ की पहचान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। सभी जानते ही आंसर इसके अंदर ही दिया गया है। क्या जाएगा? तारा से ली गई है एक तारा, ए आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया जा रहा है और क्वेश्चन है सोती थी जाने कहाँ काहे कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चुने को पल, डोल उठी वलरी की लड़ी जैसे हिंडोल। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ निराला के किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? विकल्प है जूही की कली, सरोज स्मृति, कुकुरमुक्ता या यामा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी जानते ही हो, निराला जी की जूही की कली से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है बुलबुले सिंधु के फूटे नक्षत्र मालिका बूटी,
नभ मुक्त कुंतला धारणी दिखलाई देती लूटी। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? विकल्प है कामायनी, चित्रधारा, झरना या आंसू। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। समझ ही गए होंगे किससे ली गई है, आपके डी आंसू से ली गई है। आंसू का प्रकाशन वर्ष कब का है, जल्दी से कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर भी ऐसी। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? विकल्प है महादेवी वर्मा, पंत, निराला या जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद की रचना से ली गई है। विकल्प है, हाँ जानकर भी मौन ने भारत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी है माना। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? विकल्प है महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा सी। किससे ली गई है? साकेत से ली गई है। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करने के क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ हमारे समक्ष क्या हैं? उनकी काव्य रचनाएं हैं, यानी निबंध संग्रह दिए गए हैं और निबंध संग्रह को हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में है प्रसाद, निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जैनेन्द्र। सूची 2 में है प्रबंध, पूर्णिमा, काव्य कला तथा अन्य निबंध, मंथन, अशोक का भूत। सही विकल्प का चयन अभी मिलान कीजिएगा। मिलान करके आपको आगे कोड दिखा रहे हैं, कोड दिया गया है और उसे कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। दोस्तों ये देख लीजिएगा, ये हमारे समक्ष कूट दिया गया है और वो हमारे इधर हमारे समक्ष क्या है? रचनाएं हैं और इधर कूट दिया गया है। सही मिलान करके सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा क्या? बी। देखिएगा बी क्या कहता है? बी हमारा कहता है कि जयशंकर प्रसाद, प्रसाद का निबंध कौन सा है? प्रसाद का कौन सा हो जाएगा? काव्य कला तथा अन्य निबंध। तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद किससे मैच हो जाएंगे हमारे? जयशंकर प्रसाद का हमारा हो जाएगा सेकंड। जयशंकर प्रसाद का क्या हो जाएगा? काव्य कला तथा अन्य निबंध। उसके बाद निराला जी, निराला जी का क्या हो जाएगा? प्रबंध, पूर्णिमा हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या? अशोक के भूत नहीं है, फूल है, अशोक के फूल, अशोक के फूल कर लीजिएगा। तो ये किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद है जैनेन्द्र, जैनेन्द्र का कौन सा हो जाएगा? मंथन हो जाएगा। तो आंसर जो है वो हमारा क्या होगा? बी फॉर बोथ, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है आपको। सूची 1 में दी गई है रचना और सूची 2 में उसके रचनाकार दिए गए हैं। सूची 1 में है मृण्मयी, दूसरी है प्रेम पचीसी, हिम किरीटनी और मानसी। सूची 2 में दिए गए हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट, सियाराम शरण गुप्त। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी। सभी जानते हैं मृण्मयी किसका है? आपके सियाराम शरण गुप्त का हो जाएगा। प्रेम पचीसी किसका है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। हिमकिरीटनी किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी। मानसी किसकी है? उदय शंकर भट्ट की। भटक कर मानसी के पास चले जाते हैं
तो ये सभी कोड से हमने सभी को याद किया था। जैसे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही देखते हैं तो गया प्रसाद ही शुक्ल स्नेही होते हैं। ये गया के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही गरीब होते हैं। तो ऐसे करके हमने कोड बनाया था कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ये चित्राधार है, इनकी प्रेम पचीसी है, त्रिशूल है, राष्ट्रीय वीणा है, ये सभी किसकी हो जाएंगी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। उसके बाद है माखनलाल चतुर्वेदी, तो सभी जानते हैं हिमक्रीटनी है ना। और कौन कौन सी रचनाएं हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आपको याद आ गया होगा, कोड अच्छे से करवा रखा है कि माखन खाते हैं तो क्या हिमक्रीटनी पर चले जाते हैं, फिर क्या है और भी रचनाएं इनकी कोड से करवा रखी है। उदय शंकर भट्ट का भी आपको याद आया होगा, मानसी भटक जाते हैं, भटक कर मानसी से मिलने के लिए चले जाते हैं, ये सभी है। सियाराम शरण गुप्त का क्या है? मृणयी है, तो ये सभी आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ रचनाएं, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। रचनाएं हैं पथ के साथी, 60 वर्ष का रेखांकन, निरुपमा, महाराणा का महत्व। सूची 2 में दिया गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। सही कूट का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा क्या? सी। सभी जानते ही हो कि अगर हम देखते हैं कि कौन सी किसकी रचना है, तो देखिए पथ के साथी किसकी है? महादेवी वर्मा की। पथ के साथी हो जाएगी महादेवी वर्मा की। उसके बाद देखिए 60 वर्ष का रेखांकन किसकी हो जाएगी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी आपकी? सुमित्रानंदन पंत की। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है निरुपमा। निरुपमा किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बनाया था ना, कोड बनाया था निरप्रभाव रहे निराला, तो निरुपमा पर निरप्रभाव रहे निराला, क्योंकि चोटी का तेल, चमेली का तेल चोटी में डाल काले कारनामे कर रही थी दीवानों की अस्थि शकुंतला। तो ये सारी रचनाएं इसमें आ जाती हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो निरुपमा किसकी होगी? निराला की। महाराणा का महत्व किसकी हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद जी की। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। सूची 1 में दिया गया, इधर हम देखते हैं। सूची 1 में है आंसू की बालिका, जन्मेजय का नागयज्ञ, बिल्लेसुर या क्षणदा। सूची 2 में है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिएगा बी में हम देखते हैं कि आंसू की बालिका किसकी है आपकी? आंसू की बालिका किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की हो जाएगी। थोड़ा सा इसको डाउन कर लेती हूँ। आंसू की बालिका किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है जन्मेजय का नागयज्ञ किसका है? जयशंकर प्रसाद का है जन्मेजय का नागयज्ञ। कोड याद आ ही गया होगा। उसके बाद में बिल्लेसुर बकरिया, पूरी रचना है बिल्लेसुर बकरिया किसकी है आपके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। उसके बाद में क्षणदा किसकी है? महादेवी वर्मा की। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे समक्ष वही कूट दिए गए हैं, सही कूट का चयन कर आंसर देना है। सूची 1 में है कंकाल, रजत शिखर, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ। सूची 2 में उसकी प्रकाशन वर्ष दिया गया है। प्रकाशन वर्ष से हमें कूट करना है। 1929, 1941, 1952 या 1942। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए कंकाल का कब का है? 1929 का। कंकाल था, इरावती थी, तितली थी, है ना। तो याद आया होगा कंकाल कब का होता है? 1929 का। उसके बाद रजत शिखर किसकी है? कब की है? 1952 की है। अतीत के चलचित्र
अतीत के चलचित्र क्या है, 1941 की है। श्रृंखला की कड़ियाँ कब की हैं, 42 की है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। विकल्प है करुणालय, सांध्य गीत, युगवाणी और सांध्य काकली। सूची 2 में दी गई महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इधर थोड़ा सा आपको कूट दिखा देते हैं। ये बाकी दिए गई ही रचनाएं हैं और ये हमारे समक्ष दिया गया कूट है। सही कूट का चयन कर हमें आंसर देना है। आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम सभी जानते ही हैं, देख लीजिएगा कि करुणालय किसका है, करुणालय किसकी रचना है, करुणालय जल्दी से बताइए, करुणालय किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की, आप सभी जानते ही हो। और जयशंकर प्रसाद की करुणालय हो जाएगी। उसके बाद सांध्य गीत, सांध्य गीत किसका है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सांध्य गीत किसका है। चलिए, उसके बाद देखिएगा युगवाणी किसका है, सुमित्रानंदन पंत की है युगवाणी। तो युगवाणी देखिएगा किस सी में क्या है, सी में एक में 3 दिया गया है हमें, है ना, और एक में 3 किस में है, ए में भी है और किसके अंदर दिया जा रहा है, हमारे डी में भी है। करुणालय में जयशंकर प्रसाद का करुणालय है, तो ए में 3 2 के अंदर हमारे समक्ष दिया गया है। उसके बाद में है हमारी सांध्य गीत, सांध्य गीत गाते हैं यामा में, तो ये किसकी हो जाएगी, महादेवी वर्मा की हो जाएगी सांध्य गीत। तो एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है, हमें कूट दिया गया है और सही कूट का चयन कर आंसर देना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं दी गई हैं, एक तरफ नाटक और एक तरफ प्रकाशन वर्ष है। सूची 1 में दिए गए हैं अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और ध्रुव स्वामिनी। सूची 2 में है 1928, 1922, 1933, 1931। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। देखिएगा सभी, वैसे मैंने सबको ये कूट से भी याद करवा रखी हैं और प्रकाशन वर्ष से भी आप सभी को अच्छे से याद करवा रखी हैं और याद भी आ गया होगा। देखो, अगर हम बात करते हैं अजात शत्रु की, तो अजात शत्रु कब का है, 1922 का। अजात शत्रु हमारा हो जाएगा 1922 का। उसके बाद देखिएगा स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त 1928। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त कब का है, 1931 का। और ध्रुव स्वामिनी कब की है, 33 की। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों वैसे भी आपको याद करवा रखा है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ करते हैं, है ना, जन्मेजय का नाग यज्ञ करते हैं तो क्या होता है कि इस जो स्कंदगुप्त होता है वो आशा रखता है कि चंद्रगुप्त को कितने घूंट पिला दी जाए, 31 घूंट, है ना। चंद्रगुप्त को एक घूंट पिलाकर 31 साल के चंद्रगुप्त को किससे मिला देते हैं, ध्रुव स्वामिनी, 33 साल की ध्रुव स्वामिनी से मिला दें। तो ये सभी कोड भी आपको याद आ गया होगा। जयशंकर प्रसाद का पूरा कोड आपको करवाया गया है नाटकों का अच्छे से, और प्रकाशन वर्ष भी आपको याद करवा रखी हैं। तो ये सभी देखते हुए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित करना है हमें। देखिए, एक ग्रंथ एक सूची 1 में काव्य ग्रंथ दिए गए हैं और सूची 2 में रचना वर्ष दिए गए हैं। सूची 1 में है अनामिका, परिमल, गीतिका, आराधना। सूची 2 में दिए गए 1936, 1953, 1923 या 1929। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा हमारा बी। देखिएगा अनामिका, अनामिका का जो प्रकाशन वर्ष है कब का है 1923 का। हमने कोड भी बनाया था। अनामिका कितने साल की होती है? 23 साल की होती है। परिमल, परिमल कितने का था? 1929 का। परिमल कब का है? 1929 का। फिर गीतिका, गीतिका कब की है? 1936 की। आराधना कितनी बार करते हैं? 1953 बार आराधना करते। अर्चना है, आराधना है, ये सभी याद आ ही गया होगा आपको। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सॉरी बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ रहा है क्वेश्चन नंबर 51। देखिएगा, जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं चित्रधार में संकलित ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? चित्रधार में कितनी रचनाएं सम्मिलित हैं और उनका सही क्रम हमसे पूछा गया है कि उनका सही क्रम क्या है। विकल्प दिए गए हैं करुणालय, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम। सही विकल्प का चयन कर आंसर देना है कि जो चित्राधार में 10 रचनाएं सम्मिलित हैं उन 10 रचनाओं का सही क्रम क्या है, जिसमें से 4 रचनाएं हमारे समक्ष दी गई हैं। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रेम पथिक कब की है? 1931 की। 1931 की प्रेम पथिक है। करुणालय कब की है? 1900 सॉरी थोड़ा सा वही ध्यान दीजिएगा। 1931 की नहीं, मेरा ही ध्यान आउट हो गया था। प्रेम पथिक कब की है आपकी? 1913 की। 31 नहीं, 13 की जगह 31 याद रह गया दोस्तों। प्रेम पथिक कब की है? 1913 की। करुणालय कब की है? ये भी 1913 की है ना। कानन कुसुम भी कब की है? 1913 की है। और झरना कब की है? 1928 की है। तो ये सभी किसमें? चित्राधार में संकलित हैं आपकी। प्रेम पथिक की कहीं कहीं आपको 13 भी मिलती है और कहीं 1914 भी देखने को मिलती है, लेकिन ये जो कोड दिया गया है ये 1913 के अनुसार ही दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित साहित्य रचनाओं का कालक्रम क्या है? विकल्प है कामायनी, लहर, आंसू, चित्राधार। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। चित्राधार कब के? 1918 का। आंसू कब का है? 1925। आंसू 1925 की रचना है। लहर कब की है? 1933 की। कामायनी कब की है? 1935 की। सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित साहित्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? विकल्प है कंकाल, तितली, इरावती। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल को देखते हैं तो कंकाल का प्रकाशन वर्ष कब का है? 1929 का। तितली का कब का है? 1934। इरावती का कब का है? 1936। जो एक अपूर्ण था, इरावती कैसा था? एक अपूर्ण था। जो कंकाल है उसमें तात्कालिक समाज का चित्रण किया गया है। तितली जो है इसमें मध्यवर्गीय समाज का चित्रण किया गया है। इरावती जो है एक औपनिवेशिक माना जाता है। तो ये जानकारी भी हमें ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित साहित्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? विकल्प है गद्य पथ, हार, गिरजे का घंटा और ज्योत्सना। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते ही हो कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आ जाएगा। गिरजे का घंटा, उसके बाद ज्योत्सना, शतपथ और हार सबसे अंत में चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित काव्य ग्रंथ का सही विकल्प कौन सा है? कालक्रम के अनुसार हमें लगाना है सुमित्रानंद पंत के ग्रंथों को। विकल्प है लोकायतन, पतझड़, वाणी, सत्यकाम। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर हो जाएगा हमारा सी। वाणी कब का है? 1958 का, 1958। पतझड़ कब का है? 1959 का। लोकायतन कब का है? 1964। और सत्यकाम कब का है? 1965 का। सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित प्रमुख काव्य नाटकों का सही कालक्रम क्या है? विकल्प है ज्योत्सना, शिल्पी, रजत शिखर। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा सी, रजत शिखर। रजत शिखर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1962 है। और शिल्पी का कब का है? शिल्पी का कब का है? सॉरी, दोबारा देखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा, सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, शिल्पी। शिल्पी का कब का है? 1952 की है शिल्पी, 1952 की है। ज्योतिषना की डेट मुझे ध्यान नहीं आ रही है। रजत शिखर कब की है? 1962 की है। तो ज्योतिषना भी इनके बीच में ही कहीं पर होगी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? विकल्प है गुंजन, युगवाणी, युगपथ, अतिमा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। गुंजन कब का है? 1932 का। युगवाणी कब का है? 1939 का। युगपथ कब का है? 49 का। और अतिमा कब की है? 1955 की। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? विकल्प है ग्रंथि, शौरग किरण, युगांत, गिरजे का घंटा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, गिरजे का घंटा सबसे पहले आ जाएगा। कब का है? 1916 का। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। गिरजे घंटा 1916। ग्रंथि 1920। कितनी ग्रंथि खुली थी? 20 ग्रंथियाँ, तो 1920 की है। युगांत कब का है? 1936। स्वर्ण किरण कब की है? 1947। सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही कालक्रम क्या है? विकल्प है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा निहार। निहार कब का है? 1930 का। रश्मि 1932। नीरजा 1935। सांदे गीत 1936। सही विकल्प हो जाएंगे, पुनः देख लीजिए। निहार 1930 का, रश्मि 1932, नीरजा 1935 और सांदे गीत 1936। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निम्नलिखित रेखाचित्र संस्मरण का सही कालक्रम क्या है? विकल्प दिया गया है। रेखाचित्र संस्मरण का सही कालक्रम पूछा गया है कि कौन सा जो है वो रेखाचित्र है, कौन सा स्मृति है, क्या है? सूची 1 में हमारे समक्ष दिया गया है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, सॉरी, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। साथ में क्या हो जाएगा? पथ के साथी। दूसरा विकल्प है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। सही विकल्प जो कालक्रम है वो कालक्रम बताइएगा। सही आंसर दीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा? अतीत के चलचित्र हो जाएगा, फिर स्मृति की रेखाएं और फिर पथ का साथी। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? विकल्प है आंसू, एकांत संगीत, अरि ओ करुणा में प्रभाकर, एक दिन बोलेंगे पेड़। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर सभी जानते ही हो। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसू कब का है, जयशंकर प्रसाद का है। कब का है, 1925 का, अभी देख के आए थे। एकांत संगीत किसका हो जाएगा, बच्चन सिंह का हो जाएगा। कब का हो जाएगा, 1939 का। आर्यो करुणा प्रभा में कब का है, 1959 का है। किसका हो जाएगा, कमेंट करके आप बताएंगे। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये किसका हो जाएगा, राजेश जोशी का हो जाएगा। सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है। विकल्प है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, लहर, करुणा कादम्बिनी और समाधिता। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। आपके आंसर देने पर ही अब की बार आंसर बताया जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, करुणा कादम्बिनी हो जाएगा। उसके बाद में लहर, उसके बाद समाधिता और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, अनामिका, असाध्य वीणा, घबराए हुए शब्द। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबसे पहले अनामिका आ जाएगी। कब की है, 1923 की है ना। अनामिका 1923 की। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये कब का है, 1965 का है। असाध्य वीणा कब की है, असाध्य वीणा 61 भी और 62 भी दोनों डेट हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों। कहीं 61 मिल जाता है और कहीं क्या मिल जाती है, 62 मिल जाता है। और घबराए हुए शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि घबराए हुए शब्द के प्रकाशन वर्ष क्या है, लेकिन ये कंफर्म है कि सबसे पहले क्या आ जाएगी, अनामिका। और अनामिका एक ही ऑप्शन में दी गई है, किसमें, बी में। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है। विकल्प है राम की शक्ति पूजा, साकेत, हिंडोला, पथिक। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हिंडोला कब का है, 1800 का है, 1894 का। पथिक कब का हो जाएगा, 1920 का। साकेत कब का है, 1931 का। राम की शक्ति पूजा कब की है, 1936 की एक लंबी कविता है। तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कुछ कथन निष्कर्ष करते हैं। कथन दिया गया है, आधुनिक शब्द को समय सापेक्ष माना जाता है। कारण है क्योंकि विशिष्ट रूप से आधुनिकता एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके मूल में शव चेतना मुख्य प्रवृत्ति है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। जानते हो आंसर क्या हो गया, ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, वर्तमान के प्रति गतिहीन बौद्धिक सजगता आधुनिकता का केंद्रीय तत्व है। कारण है प्रजातांत्रिक परिवेश सामाजिकता को आधार प्रदान करता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत और सही। ए हमारा गलत है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये गलत क्यों है? कहा कि वर्तमान के प्रति गतिहीन बौद्धिक सजगता आधुनिकता का केंद्रीय भाव है। तो ऐसा नहीं है कि गतिहीन बौद्धिकता जो है वो आधुनिक का केंद्रीय भाव हो, गतिशील होना चाहिए था। गतिहीन दिया, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य के छायावादी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। कारण है क्योंकि प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकृति की चीज़ों में ईश्वर की झलक देखी है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। जानते ही वो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के गुरु मोहनी लाल गुप्ता ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की प्रेरणा दी। कारण है प्रसाद जी का प्रथम काव्य ग्रंथ खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए सही आर गलत। ए हमारा सही है लेकिन आर गलत है। ये कहता है प्रसाद जी के गुरु मोहिनी लाल गुप्ता ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की प्रेरणा दी, बिल्कुल सही था। दूसरा दिया प्रसाद जी की प्रथम काव्य ग्रंथ खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ था। प्रथम काव्य ग्रंथ खड़ी बोली में प्रकाशित नहीं हुआ था। खड़ी बोली में तो बाद में जाके प्रकाशित होने लगे, पहले ब्रजभाषा में प्रकाशित हुए थे। तो आंसर जो है वो ए सही और आर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसाद के अनुसार भगवान की छाया में प्रकृति को देखना रहस्यवाद अथवा छायावाद है। कारण दिया गया, कामायनी का नायक मनु कैलाश पर्वत की चोटी पर बैठे हुए प्रलय को देख रहा है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन है कामायनी ने आनंदवाद सिद्धांत की व्याख्या हुई है। कामायनी में आनंदवाद सिद्धांत की व्याख्या हुई है। कारण दिया गया है, कामायनी में वर्णित आनंदवादी दर्शन के अनुसार श्रद्धा के सहयोग से मानव एक दिन महाराज मनु तरह ईड़ा की इच्छाओं का शमन कर लेता है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप जानते ही हैं ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत जी को छायावादी कविता का सुकुमार कवि कहा जाता है। कारण है पंत जी ने प्रकृति को कभी साथी के रूप में, कभी नारी के रूप में, तो कभी प्रेयसी के रूप में देखा है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, पंत जी की काव्य रचना के कालक्रम में 3 चरण दिखाई देते हैं। कारण दिया गया, पंत जी की द्वितीय चरण की काव्य रचनाओं में वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्रंथि आदि प्रवृत्ति चित्रित रचनाएं आती हैं। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा सी ए सही आर गलत। देखिएगा ए हमारा बिल्कुल सही है कि जो पंत जी हैं, पंत जी की जो रचनाएं हैं वो 3 भागों में प्रकाशित हुई थी, 3 चरणों में प्रकाशित हुई। पहले चरण में इनकी कौन सी थी? छायावादी रचनाएं थी। दूसरे चरण में कैसी थी? प्रगतिवादी रचनाएं थी। और तीसरे चरण में नवचेतनावादी रचनाएं थी। तो पहला हमारा सही है कि 3 चरणों में प्रकाशित हुई थी। कारण दिया गया, पंत जी की द्वितीय चरण की रचनाएं वीणा, गुंजन, पल्लव नहीं, वीणा, गुंजन, पल्लव किसकी थी? प्रथम चरण की रचनाएं थी, छायावादी रचनाएं थी, ये प्रगतिशील रचनाएं नहीं थी, इसलिए ये हमारा गलत हुआ। अगला क्वेश्चन है, पंत जी के द्वितीय चरण की रचनाओं का चित्रण किया गया है कि पंत जी के द्वितीय चरण की रचनाओं का ही चित्रण किया गया है? ऐसा नहीं है। दूसरा दिया गया, पंत जी के प्रथम चरण की रचनाओं में लोकायतन, ग्राम्य, युगवाणी आदि प्रमुख हैं। तो दोस्तों ये सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। ये समझ ही गए होंगे कि इसमें दोनों ही गलत हैं, ए भी और आर भी। इसने कहा ए में का पंत जी के द्वितीय चरण की रचनाओं का चित्रण किया गया, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा चित्रण किसका हुआ है? प्रथम चरण की रचनाओं का हुआ है। उसके बाद कहा कि प्रथम चरण की रचनाओं में लोकायतन, ग्राम्य, युगवाणी ये नहीं आते हैं। ये किसके आते हैं? आपके द्वितीय चरण की रचनाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये दोनों ही गलत है।
अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छायावादी कवियों को प्रकृति की छाया में रहकर और रहस्यवादी काव्य रचनाओं का विरोध किया। उसके बाद हमारे समक्ष दिया गया है दोस्तों, इतना ही है, शायद आज का टेस्ट इतना ही किया गया है तो चलेगा। ये क्वेश्चन हम यहीं छोड़ते हैं, ये अगले टेस्ट में लेते हैं, लेकिन बता देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, ये कथन है, ये क्या है आपका गलत है। ठीक है, कारण इसका जो भी रहा हो, लेकिन ये कथन क्या है, गलत है। तो आशा रखती हूँ कि आज का टेस्ट आपको पसंद आया होगा, और पसंद आने से मेरा आशय है कि ये आपके लिए लाभदायक अवश्य होगा। यहाँ से हम कुछ जानकारियाँ ग्रहण करते हैं और आने वाले पेपर में इन जानकारी का उपयोग कर फ़ायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। धन्यवाद।